Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss three main important topics from the Hindu newspaper. The first topic is POSCO Act. First, the POSCO stand for Protection of Child from Sexual Offences Act. So first, POSCO Act is a gender neutral. It applies to all perpetrators including women, contrary to the claim that it is male specific. जो पॉस्को एक्ट है वो जेंडर न्यूट्रल मीन्स दोनों के लिए बराबर, किसी एक स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, ना कि मेल फीमेल, न्यूट्रल। अप्लाइज टू ऑल परपिटेटर मतलब ये सबके लिए अप्लाई होगा, ऑल परपिटेटर जो भी अक्यूज्ड होगा, इंक्लूडिंग वुमेन, उसमें वुमेन भी शामिल होंगी। कॉन्ट्रारी टू द क्लेम दैट इट इज़ मेल स्पेसिफिक, इसके अपोजिट मोस्टली ये क्लेम किया जाता है कि ये मेल स्पेसिफिक है, मतलब जो सेक्सुअल असॉल्ट हरेसमेंट मेनली मेल पर ही किया जाता है कि मेल करते हैं, बट ये न्यूट्रल है। आजकल के टाइम में वुमेन भी करती हैं, तो ये क्लेम है कॉन्ट्रारी टू द क्लेम दैट इट इज़ मेल स्पेसिफिक। सेकेंड, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 clarifies that masculine pronouns like he legally include female unless stated otherwise। मतलब जो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 है वो क्लैरिफाई करता है दैट मैस्कुलिन प्रोनाउंस लाइक जैसे ही, जो मैस्कुलिन प्रोनाउन लाइक ही मतलब ये मोस्टली मेल्स के लिए डिक्लाइंड होता है। लीगली इंक्लूड फीमेल अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, इसमें फीमेल भी इंक्लूडेड होंगी। Definition of penetrative sexual assault under Section 3 includes act that can be committed by any gender, digital object or oral penetration means इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपके साथ कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, मेल फीमेल, बच्चे की कंसेंट के बिना, चाहे डिजिटल या कोई ऑब्जेक्ट या ओरल पेनिट्रेशन जैसे एक्ट, इसमें सेक्सुअल उद्देश्य से बच्चे के शरीर में या किसी के भी अंग या वस्तु को उसके शरीर में डालना शामिल है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 3। फोर्थ, POSCO also applies when a child is made to perform sexual act on themselves or a third person, reinforcing gender neutrality means इस एक्ट के अकॉर्डिंग जहाँ किसी बच्चे को स्वयं मतलब themselves या किसी अन्य बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑफिशियल रिटन replies to the Lok Sabha and Rajya Sabha explicitly means clearly state that the POSCO Act was intended to be gender neutral। मतलब जो गवर्नमेंट ने जो रिटर्न रिप्लाई दिया है हमारी लोकसभा एंड राज्यसभा को, तो उन्होंने ये कहा है जो पॉस्को एक्ट है उसका इंटेंशन या इंटेंट है वो जेंडर न्यूट्रल, मतलब वो मेल और फीमेल दोनों के लिए इक्वल है। द 2019 पॉस्को अमेंडमेंट बिल्स स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस आल्सो कंफर्म द जेंडर न्यूट्रल डिज़ाइन ऑफ द लॉ। तो जो 2019 पॉस्को अमेंडमेंट बिल्स स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन ये भी कंफर्म करता है कि जो हमारा लॉ है पॉस्को एक्ट वो जेंडर न्यूट्रल है। 7. Gender neutrality extend to boys and girls under 18, ensuring comprehensive protection for all children। तो जेंडर न्यूट्रलिटी एक्सटेंड है कितनी एज तक, अंडर 18 टू बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये इंश्योर करता है कंप्रहेंसिव प्रोटेक्शन फॉर ऑल चिल्ड्रन, मतलब इंक्लूसिव ब्रॉड एंड इंक्लूसिव प्रोटेक्शन फॉर ऑल चिल्ड्रन। 8. If the law intended gender specificity, Parliament would have used explicit language like in Section 63 of the Bharatiya Nyaya Sanhita on rape, but POSCO does not। 9. Supreme Court Precedent Sakshi vs. Union of India 2004 emphasized that child sexual abuse include diverse act and is not limited to male or फीमेल वायलेंस। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट पहले का जो उन्होंने साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो प्रेडिक्ट दिया था उसमें ये एम्फसाइज किया था कि जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है ये इंक्लूड करता है डाइवर्स एक्ट, ये ना कि केवल लिमिटेड है मेल ऑन फीमेल वायलेंस। 10. Interpreting POSCO as a gender neutral is essential to protect all child victims, acknowledge female perpetrators when they exist and uphold the act's legislative purpose। मतलब जब पॉस्को एक्ट को इंटरप्रेट किया गया विच इज़ जो कि जेंडर न्यूट्रल है
और ये एसेंशियल है कि प्रोटेक्ट करे ऑल द चाइल्ड विच इज़ जो विक्टिम्स होते हैं, प्रोटेक्ट ऑल चाइल्ड विक्टिम्स, एक्नॉलेज फीमेल परपिटेटर्स, मतलब हम फीमेल परपिटेटर्स को भी एक्नॉलेज करें when they exist and uphold the acts which is related to perpets, and जिससे एक्ट का जो पर्पस है वो हम उसको होल्ड कर सकें. And the next topic is Article 32. Article 32 was envisioned by Dr. B.R. Ambedkar during the Constituent Assembly debates. तो जो आर्टिकल 32 है वो किसका इन्विजन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट. CGI B.R. Gawai said Article 32 empowers citizens to directly approach the Supreme Court for enforcement of fundamental rights. तो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवाई ने कहा था कि आर्टिकल जो 32 है वो हमारे सिटीजन्स को एम्पावर करता है कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. Third, he delivered this lecture during an event making 75 years of the Indian Constitution in Andhra Pradesh. तो इन्होंने ये कब बोला? When he delivered this lecture during an event which is the completion of 75 years of Indian Constitution in Andhra Pradesh. The 1946 Objective Resolution laid the foundational ideals of the Constitution, but Ambedkar felt it lacked टू की एलिमेंट्स. जो हमारा 1946 ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन था जो लेड बाय द फाउंडेशनल आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें पर अंबेडकर जी को कुछ कमी लगी थी, मतलब टू मेन की एलिमेंट्स को उनको इसमें कमी लगी थी, विच इज़ इफेक्टिव रेमेडीज और एक्सप्लिसिट प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट. CGI Gawai highlighted that the resolution also failed to deal with social and economic equality, which later shaped the directive principle of state policy. जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई थे उन्होंने ये हाईलाइटेड किया कि जो रेजोल्यूशन था वो फेल्ड हो गया था किससे डील करने में, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, जो कि लेटर बाद में शेप किया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ही सेड द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड ऑन 4 पिलर: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. तो उनका कहना था जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके 4 मेन पिलर्स कौन कौन से थे? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. Recalling Ambedkar's vision, he noted that when the nation's destiny is at stake, leaders and dialogues does not matter, only constitution value do. मतलब उन्होंने अंबेडकर की पहले जो उनके अंबेडकर जी का विज़न था उसको रिकॉल किया और उन्होंने नोटेड किया कि जब हमारे नेशन की डेस्टिनी स्टेक पर होगी या रिस्क पे होगी, कोई रिस्क आएगा, कोई खतरा आएगा, तो जो हमारे लीडर्स हैं उनकी आइडियोलॉजीज़ है वो मैटर नहीं करेगी, केवल मैटर क्या करेगा? वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू मैटर करेगा. अंबेडकर व्यूड दैट कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग एंड इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट सपोर्टेड बाय आर्टिकल 368 विच प्रोवाइड्स फॉर अमेंडमेंट. जो अंबेडकर जी ने मतलब जो व्यू किया था और कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग एंड इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट, और उन्होंने सपोर्ट किया था आर्टिकल 368 जो कि प्रोवाइड करता है अमेंडमेंट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. The CGI also pointed out that the Constitution was amended soon after adoption to introduce reservation for backward classes, showing the frame's commitment to social equality. जो CGI थे उन्होंने ये भी point out किया जो Constitution था was amended soon after. कब हुआ था? उसके तुरंत बाद adoption to introduce reservation for backward classes, showing the framers commitment to social equality. इससे क्या हुआ? जिससे हमारे जो फ्रेमर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया उनका कमिटमेंट टू सोशल इक्वालिटी. एंड द लास्ट एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज मनरेगा. फर्स्ट, 27 लाख मनरेगा वर्कर डिलीटेड ड्यूरिंग ऑनगोइंग वेरिफिकेशन एंड जॉब कार्ड रिन्यूअल प्रोसेस. तो जो 27 लाख मनरेगा वर्कर्स हैं उनको डिलीट कर दिया गया है ड्यूरिंग ऑनगोइंग वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड जॉब कार्ड रिन्यूअल प्रोसेस में. सेकेंड, आउट ऑफ दीज 6 लाख वर एक्टिव वर्कर. इनमें से 6 लाख जो थे वो एक्टिव वर्कर थे, मीनिंग दे वर्कड एटलीस्ट 1 डे इन अ लास्ट 3 ईयर. मतलब उन्होंने लास्ट 3 ईयर्स में एक दिन काम किया था. थर्ड, स्टेट्स विद हाई EKYC कंप्लीशन सॉ द मोर डिलीशन. मतलब वो स्टेट जिन्होंने हाई EKYC कंप्लीशन देखा उन्होंने सबसे ज़्यादा डिलीशन देखा गया उन स्टेट्स में. फर्स्ट, आंध्र प्रदेश 78.4% EKYC,
15.92% लैक डिलीशन, मतलब 78% में 15.92% लैक वर्कर्स को डिलीट कर दिया गया है। इन तमिलनाडु 67.6% EKYC में 30,529 डिलीशन, मतलब 30,000 को डिलीट कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ 66.6% EKYC में 1.04 लाख डिलीशन, मतलब 1.04 लाख डिलीशन हो गए। द यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री डिनाइड एनी डायरेक्ट लिंक बिटवीन EKYC कंप्लीशन एंड डिलीशन, मतलब जो यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उन्होंने टोटली डिनाई कर दिया है कि किसी प्रकार का डायरेक्ट लिंक है EKYC प्रोसेस और कंप्लीशन और डिलीशन में। जॉब कार्ड वेरिफिकेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस एंड कार्ड रिन्यूअल हैपन्स एवरी 5 ईयर। जो जॉब कार्ड वेरिफिकेशन होता है वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, वो मतलब होता रहता है। एंड कार्ड रिन्यूअल हैपन्स एवरी 5 ईयर, और जो कार्ड रिन्यूअल होता है वो एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में एक बार होता है। EKYC process, which is supervisors upload workers photo on a NMMS app and match them with Aadhaar data to prevent misuse। तो EKYC प्रोसेस किस लिए किया जाता है? जो सुपरवाइज़र होते हैं वो वर्कर्स की फ़ोटो अपलोड करते हैं किस ऐप में? NMS ऐप में, जिससे वो उनको मैच कर सके उनके आधार डेटा टू। किस लिए होता है ये? किसी प्रकार का मिसयूज़ होने से उसको रोकने के लिए EKYC प्रोसेस किया जाता है। 7. गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस EKYC ड्यू टू मिसयूज ऑफ नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम अटेंडेंस सिस्टम। तो गवर्नमेंट ने EKYC को किस लिए लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था? ड्यू टू मिसयूज़, मतलब किस कारण? जो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है उसका मिसयूज़ हो रहा था, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने EKYC को लॉन्च किया था। 8. Aadhaar based payment system, which is ABPS, made mandatory from 2023, designed to eliminate ghost or duplicate job card but resulted in exclusion of many genuine work। जो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम था उसने ये मैंडेट किया था फ्रॉम 2023, जिसको डिज़ाइन किया था, किस लिए किया गया था? टू एलिमिनेट, उन लोगों को एलिमिनेट करना जो घोस्ट हो, मतलब जो डुप्लीकेट हो, जो मतलब जो फेक हो जॉब कार्ड्स, बट रिजल्टेड इन एक्सक्लूजन ऑफ मैनी जेन्युइन, बट इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मतलब इसके अपोजिट हुआ, मतलब मैनी जेन्युइन वर्कर्स को एक्सक्लूज कर दिया गया, मतलब उसको वहाँ से हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया।